अमित के रूम में मयंक और अमित एक बड़े से काउच पर बैठे हुए लैपटॉप पर कोई क्लिप देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक अघोषित सी टेंशन घिरी हुई थी। ये वही वीडियो क्लिप थी जिसे पिछली बार सैंकी के अड्डे पर केशव ने अपने लैपटॉप पर उसे दिखाया था। उसमें योगेश मामा जी और सुधा मामी के साथ कोई दो बंदे भी दिखाई दे रहे थे, पर उस क्लिप में उन दोनों की शक्ल एक बार भी साफ नहीं दिख रही थी। मयंक के माथे पर सर पड़ गए थे सोचते सोचते, पर वो उन दोनों का पहचान नहीं पाया था। कोई फायदा नहीं है मयंक, मैंने अपनी तरफ से बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उस एरिया में इन दोनों को कोई पहचान ही नहीं रहा। अमित की आवाज़ में अजीब सी उदासी घिरी हुई थी। हो सकता है कि ये लोग यहाँ के हो ही ना, उन्हें कहीं बाहर से लाए गए हो। मयंक भी कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है। मैंने सैंकी को बोल दिया है और उसने मुझे भरोसा दिलाया है कि 2 दिन के अंदर मुझे वो उन दोनों का पता देगा। आपका फ़ोन आने के बाद मैं उस इंस्पेक्टर से मिला था। उसने बताया था कि करीब 3 दिन बाद ही माखन की बेल हो गई थी और वो फिलहाल उस एरिया में नहीं था। पुलिस के खबरें ने उन्हें बताया था कि इस समय माखन मथुरा के आउटर साइड में रह रहा है और वहाँ से खाना लेकर वो रोज ही मथुरा से बाहर किसी गांव में जाता है। हाँ, मैं गया था वहाँ पर। शायद उन लोगों ने माखन के पीछे भी किसी को लगा रखा था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। अमित को अपनी नाकामयाबी बहुत ही साल रही थी। ये जो कोई भी है, अमित बहुत ही गहरी नज़र रखे हुए है इस बार। मामा मामी अपने गांव में हैं और हम सीधे तौर पर उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हमें मजबूरी में ही सही, पर हमें उनके वार का इंतजार करना पड़ेगा। मयंक, जो इतनी देर से अमित की बात को चुपचाप सुन रहा था, उसने अपना निष्कर्ष निकालते हुए कहा, हमें मजबूरी में ही सही, लेकिन हमें उनके वार का वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश बैठे रहे। शायद दोनों ही कुछ बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे। मयंक, आपसे एक रिक्वेस्ट है। अमित मयंक की तरफ कातिल दृष्टि से देख रहा था। प्लीज अमित, आप पूरे हक से बताइए मुझे। मेरे जाने के बाद, अमित कुछ बोलने के लिए अंदर ही अंदर हिम्मत जुटा रहा था। डोंट वरी मयंक, आराम से बोलिए। प्लीज कम डाउन, मयंक ने अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शायद उसे भी अंदाजा हो चला था कि अमित उससे किस बारे में बात करने वाला है। अब सब लोग मेरे जाने के बाद सोनम का ध्यान रखिएगा। अमित का दिल कचोट रहा था ये कहते हुए। क्या सोच रहे होंगे मयंक, उसकी बहन है और वो उसे ही उसका ध्यान रखने को कह रहा है। पर मयंक अमित की बात सुनकर न जाने क्यों मुस्कुरा पड़ा। मैं आपकी चिंता समझ अमित, सोनम को लेकर आपकी केयर, आपका प्यार है। सच कहूँ तो वही मुझे इस बात के लिए उस्काएगा कि मैं बिट्टू का अच्छे से ध्यान और केयर कर सकूं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे पता है, पर यह कहकर आपने मेरी टेंशन थोड़ी सी दूर कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, अमित ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कह दिया था। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सोनम मथुरा न जाने पाए। पापा का, माँ का, दिल किसी का भी अगर सोनम से मिलने का हो तो आप प्लीज़ उन्हें यहीं लेकर आ जाइएगा। सॉरी टू से मयंक, पर मुझे नहीं लगता कि सोनम विकासपुर में भी सेफ रहेगी। मयंक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए डेविल को देख रहा था, जैसे कि कोई पिता अपने छोटे से बच्चे की चिंता कर रहा है। और ये बात ये साबित करने के लिए काफ़ी थी कि वो अपने एंजल से कितना प्यार करता है। आप और वो दिन भर ऑफिस में रहेंगे तो सोनम का अकेले रहना दिन भर सेफ नहीं होगा। तो प्लीज़, अमित के इसके आगे कुछ कहने से पहले ही मयंक ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अमित, आप परेशान मत होइए, मैं समझ सकता हूँ आप जो कहना चाहते हैं। मैं अपनी जान पर खेल कर भी सोनम को सेफ रखूंगा। उसकी बांधी हुई राखियों की भी तो लाज रखनी है ना मुझे। मयंक की बात सुनकर अमित फीका मुस्कुरा दिया था। उसी समय किचन में सोनम, पीहू और अवनी सबके लिए खाना तैयार कर रही थी। खाना बनाते हुए पीहू के रस्मों की बात चल निकली। ये कानपुर की टीम कब आ रही है? अवनी सब्जी काटते हुए बोली। अब परसों से रस्में शुरू हो रही है तो शायद कल शाम तक आ जाएंगे। सोनम भी अभी अभी अपने काम में ही लगी हुई थी। वैसे मैं क्या सोच रही थी ना अवधि, लगे हाथे भाई और जाने मन के शादी की रस्में भी इन्हीं रस्मों के साथ हो जाती तो कितना मजा आता है ना, पीहू ने मजाक में ही कह दिया। उसकी बात सुनकर सोनम और अवनी के काम करते हुए हाथ रुक गए और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर फिर पीहू की तरफ देखने लगी। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैंने आप दोनों से अपने अपने फर्स्ट नाइट की कहानी रिवील करने को कह दी हो? पीहू बड़ी सी परात में आटा सानते हुए बोली। अगर आइडिया पसंद नहीं आया तो ठीक है ना, जस्ट स्टॉप इट। और कौन सी ये बात करके बड़ों ने सुन लिया जो स्यापा पड़ जाएगा। भाभी, आपको नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गया है? जो मन में आ रहा है बस कह चले जा रहा है। इन्हें जरा बताइए कि कुछ दिन में इनकी भी शादी होने जा रही है। हाँ तो जरा सोच समझ कर पंगा ले। सोनम ने तो हल्के फुल्के मूड में अवनी से पीहू की झूठी शिकायत कही थी, पर अवनी पीहू की बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी और फिर पीहू के पास जाकर उसका कान पकड़कर बोली, हम दोनों की शादी तो अब 1 महीने पुरानी हो गई है और हम दोनों ने तो नहीं बताई, पर तुम जरूर अपनी फर्स्ट नाइट की स्टोरी रिवील करोगी।
पीहू की बच्ची, क्योंकि अब तो बस तुम्हारी होने को है। अवनी शरारती ढंग से मुस्कुराकर बोली। उफ़ो, कान छोड़िए, मेरा दुख रहा है। पीहू जानबूझकर मुंह बनाकर बोली थी। ये सही है आपका, अब मेरे दोनों हाथ आटे से सने हैं तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, और आप इसी बात का फायदा उठा रही हैं। हाँ, तो शुरुआत किसने की थी? हाँ, अवनी ने एक आंख ऊपर चढ़ाते हुए कहा। आप दोनों ननद भाभी मिलकर ना मुझे परेशान करिए। मैं भाई और जीजू से शिकायत करेंगी आप दोनों की। पीहू ने झूठ मूठ नौटंकी करते हुए कहा। अच्छा बाबा, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहा है। अब तुम बस हम दोनों की शिकायत मत करना, वरना तुम्हारे भाई और जीजू हम दोनों को बहुत डांटेंगे, और हो सकता है कि कान के नीचे भी एक रख दें। सोनम पीहू के सामने अपने कान पकड़कर अपना उदास चेहरा लिए हुए खड़ा थी। पीहू पहले सोनम को देखती है और फिर अवनी को देखती है, जो दबी दबी हंसी हंस रही थी। और फिर थोड़ी देर में किचन में तीनों लड़कियों के ठहाके गूंजने लगे थे। वैसे बिट्टो, पीहू ने भले ही मजाक में कहा हो, पर कहा तो उसने एकदम सही है। अवनी अब एकदम से सीरियस हो गई थी। क्या कहा पीहू ने मजाक में? ऐसा अभी जो आपको सच लग रहा है। सोनम ने अपने हिस्से की सब्जी छौंक दी और अब वो अवनी के साथ बैठकर सलाद के लिए वेजेस के स्लाइसेस कर रही थी। पीहू भी वहीं आकर बैठ गई थी। तुम्हारी और भाई के शादी की रस्मों को करवाना, पीहू ने कहा। क्या? सोनम झटके से उठ गई थी। लेकिन इस सब की क्या ही जरूरत है भाभी? मन की खुशी और कुछ नहीं। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि भाई की रस्मों को मैंने कुछ भी एंजॉय ही नहीं किया। पीहू ने थोड़ी उदासी से बोला। पर तुम दोनों की शादी जिस तरह से और जिस हालात में हुई, इन सब का मौका भी कहाँ मिला हमें? अवनी ने भी पीहू की बातों पर सहमति जताते हुए कहा। हम आप दोनों के मन की बातों को और उसकी फीलिंग समझ सकते हैं, पर भाभी पीहू, हमें इस शादी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नजर नहीं आती है। हमें कहीं कोई अधूरापन महसूस नहीं हो रहा है। पीहू और अवनी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसने कहा। आप दोनों के भाई का साथ हमें हर हाल में पूरा बनाता है। हमें कोई शिकायत नहीं है पीहू। सोनम के चेहरे पर उस समय सच में कोई शिकवा नजर नहीं आ रहा था। सोनम नजरें झुकाए अपने काम में लगी हुई थी। तभी पीहू ने अवनी को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों मुस्कुराते हुए एक एक तरफ से सोनम को घेर कर बैठ गई। आए हाय अबू दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे सड़ू अकड़ू एरोगेंट भाई को कोई इतना भी चाहने लगेगा। हाय, मैं मर जावा खीरा खा के। पीहू ने अपने कंधे को सोनम के कंधे से टकराते हुए शरारत से कहा। हैं, खीरा? अवनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ओफो, अब जो सामने है उसी को तो खाकर मरूंगी ना। और वैसे भी जब आपको इमोशन समझ में आ रहे हैं तो शब्दों पर ध्यान मत दीजिए। पीहू ने शरारत से सोनम के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। हाँ पीहू, ये तो मेरी वाली बिट्टू लग ही नहीं रही है, जो डुग्गू के नाम से ही अपना दिल थाम कर बैठ जाती थी। ये जो सोनम बैठी है ना हमारे सामने, ये तो पूरी तरह से मिसेज अमित रघुवंशी बन चुकी है, जो कि पूरी तरह से अमित के प्यार में गिरफ्तार है। अवनी ने भी दूसरी तरफ से सोनम के कंधे पर अपना कंधा टकराते हुए कहा। सोनम ने हौले से अपनी नजरें उठाई और अवनी की तरफ देखकर बोली। अच्छा भाभी, अब आप अपनी बहन के साथ मिलकर हमें परेशान कर रही हैं। आप दोनों तो ये नहीं बोले हैं ना कि हम भी आपके शिकायत आपके भाई और हमारे भाई से कर देंगे, तो फिर आप दोनों की खैर नहीं। हाँ, सोनम ने अपने चेहरे की हंसी को कंट्रोल करते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहा। खाना, हम दोनों तो डर गए, माफी हुजूर माफी। अवनी और पीहू दोनों ही सोनम के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली। सोनम उन दोनों को गहरी नजरों से देख रही थी और एक बार फिर से किचन से उन तीनों के हंसने खिलखिलाने की आवाज बाहर तक आ रही थी, जो कि लिविंग रूम में बैठे अखिलेश जी और कविता जी के कानों में प्यारी सी मिश्री घोल रही थी। उन लोगों को हंसते देखकर कविता जी और अखिलेश जी के होठों पर भी अनायास सी हंसी तैर गई थी, और लगभग यही हंसी उड़ते उड़ते शांत और सीरियस बैठे हुए मयंक और अमित के कमरे तक भी पहुंच गई। पर अवनी हंसते हंसते थी। इस बारे में कविता जी और मयंक से बात करने का फैसला मन ही मन ले चुकी थी। फिर रात के समय सब लोग खाने के टेबल पर जमा हुए। आज एक टास्क है सभी खाने वालों के लिए, खाना बनाने वालों की तरफ से। कविता जी ने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि फायदा थारे टास्क की, मन्ने तो रोटी और दाल ही खानी से। दादी ने जानबूझकर उदास होते हुए कहा। माँ, आप भी वही सब खा सकते हैं जो बाकी सबके लिए बना है, लेकिन हाँ, थोड़े कम मात्रा में। कविता जी ने दादी को थोड़ा सही पर आज शाम के मेन्यू में खाने के लिए शामिल होने के लिए कह चुकी थी। अगर यो बात से तो फिर शुरुआत मैं ही करती हूँ। 1 मिनट में बता दूंगी माँ कि कौन सी सब्जी किस छोरी ने बनाई से। दादी के अंदर का जेम्स बॉन्ड बाहर निकलने का उतावला हो रखा था। अरे कहा ना माँ, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा ही दिया जाएगा, तो आप बस अपने प्लेट पर ध्यान दीजिए। तो इस बार अखिलेश जी ने दादी को समझाते हुए कहा। दादी बेचारी चुपचाप मुंह बनाकर बैठ गई। अमित बेटा, मयंक, तुम दोनों शुरुआत करो और बताओ कि आज का खाना किसने और कैसा बनाया है। कविता जी ने सबको खाने की शुरुआत बोलते हुए कहा। माँ, अब ये सब जरूरी है क्या? अमित का मन इस वक्त चुपचाप 2-4 कौर गट्टा कर वहाँ से जाने का था। मासी जी, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, खाने की खुशबू ही बता रही है कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है।
अमित ने मयंक के बातों पर लगभग पर्दा ही डाल दिया था। वो क्या है ना जीजू, हम लोगों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया तो फिर बताना तो पड़ेगा ना। और फिर आप तो बड़े ही आसानी से बता देंगे कि अभी दी ने इसमें से क्या बनाया है। आप तो रोज ही अबू दी के हाथों का टेस्टी खाना खाते हो। पास खड़ी पीहू ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। सब लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया और उम्मीद के मुताबिक अमित ने बस थोड़ा सा ही खाना खाया और पुलकित का फोन आ रहा है कहकर वहाँ से उठ गया। सोनम ये देखकर उदास हो गई। उसके बढ़े हुए हाथ पीछे सिमट कर रह गए, जो अमित के लिए कुछ और परोसने जा रहे थे। खाना खाकर कुछ देर तक सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें करते रहे। उधर अमित पुलकित से गार्डन में टहल टहल कर बातें कर रहा था। थोड़ी देर में अवयंक ने उन लोगों से विदा ली और अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकलने लगे। उन दोनों को बाहर गाड़ी तक छोड़ने अमित आया था। अवनी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। अवनी बिना कुछ कहे गाड़ी में जाकर बैठ गई। ठीक है। मयंक, मैं जो कहने जा रहा हूँ उस पर फौरन रिएक्ट मत करना, मतलब इधर उधर मुंडी घुमाकर कुछ भी मत देखना, अमित ने मयंक को सावधान करते हुए कहा। मयंक ने उसे आंखों ही आंखों में आश्वस्त कर दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कि ये ब्लैक कलर की गाड़ी कल से ही हमारे घर के से थोड़ी दूर पर खड़ी है। कल रात जब खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया था तब भी ये गाड़ी यहीं खड़ी थी, और आज सुबह भी ये ऐसे ही खड़ी थी, और अभी भी ये ऐसे ही खड़ी है। बिना किसी हलचल के कोई गाड़ी इतनी देर तक कैसे खड़ी रह सकती है? कभी कभी मुझे एहसास भी हुआ है कि अंदर कोई बैठा हुआ है, पर ब्लैक विंडो होने की वजह से कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और फिर ज़्यादा गौर से अंदर देखने पर अंदर बैठे हुए इंसान को शक भी हो सकता है। अभी अंदर बैठे इंसान को इस गलतफहमी में भी रहने देना सही होगा कि मुझे कुछ पता नहीं चला है। अमित ने धीरे धीरे मयंक को वो सब बता दिया था। ओफो, अगर आप दोनों को इतनी अर्जेंट और इतनी सारी बातें करनी थी तो मुझे बता देते, मैं थोड़ी देर और पीहू और सोनम के साथ रुक लेती। अंदर गाड़ी में बैठी बैठी अवनी अब बोर होने लगी थी। अब अरे नहीं अबू, बस फ्री हो गए मैं, तुम इन्हें ले जा सकती हो अपने साथ। अमित ने इतने देर से आई हुई अवनी की तरफ देखकर उससे कुछ कहा था, वो भी तब जब वो वापस लौट रही थी। पर अमित का यूं मुस्कुराकर बोलना ही अवनी के लिए राहत की बात थी। अभियांग को सिवप करके अमित ने अपनी एक नज़र उन पर डाली और इसी सब में उसने एक नज़र फिर से उस गाड़ी पर भी डाली जो उसके घर से थोड़ी ही दूर खड़ी थी। वो लड़का भी बाहर आया था, शायद अपने किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए। अभी एक पल को मुझे लगा कि जैसे उसे शक हो गया है, उस पर कोई नज़र रखे हुए है, पर जल्दी वो अपनी बातों में बिजी हो गया। अमित के अंदर जाते ही उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी किसी से फ़ोन पर बातें करने लगा। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कहकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया। उसकी नज़र एक बार फिर से रघुवंशी हाउस पर जम गई थी, जहाँ से अमित के कमरे की बालकनी और खुले हुए गार्डन का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पर गाड़ी में बैठे आदमी को ये पता नहीं था कि सामने से दिखने वाला कमरा अमित का ही था। जैसे ही अमित के कमरे की लाइट ऑफ हुई, वो भी अपनी सीट पर पीछे की तरफ पसर गया। लगता है अब इस घर में सब सोने जा रहे हैं, तो फिर हिसाब से मैं भी कुछ देर आराम कर सकता हूँ, उस आदमी ने मन ही मन कहा और आंखें बंद करके सीट पर ही लंबा होकर लेट गया। अमित ने बालकनी का पर्दा एक तरफ हल्के से सरकाया और बाहर झांकने लगा। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। गाड़ी के अंदर जो भी था वो अब तक सो चुका था। अमित रिलैक्स होकर वहीं काउच पर बैठ गया। इस सब में उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सोनम कमरे में नहीं थी और उसे वो बाहर भी कहीं नहीं दिखाई दी थी। अरे ये कमरे में अंधेरा क्यों है? बाथरूम में तो लाइट ऑन थी। सोनम जैसे ही बाथरूम से निकली अपने चारों ओर अंधेरा देखकर चौंक गई। सोनम बाथरूम में थी जब अमित ने लाइट ऑफ कर दी और आकर काउच पर बैठ गया। आप बाथरूम में थी? सोनम की बातों को सुनकर अमित का ध्यान उतर गया। आप रूम में लाइट ऑफ करके क्यों बैठे हैं? सोनम को अमित से ज़्यादा हैरानी हो रही थी। बस ऐसे ही आप मन कर रहा था कुछ देर यूं ही बैठने का। अमित ने फिलहाल सोनम को कुछ भी बताने का इरादा छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि सब कुछ जानने के बाद सोनम प्रियुल की शादी को एंजॉय ना कर सके। पर अमित के इस तरह कहने से सोनम किसी और ही सोच में पड़ गई। आप रुकिए वहीं पर, मैं कुछ करता हूँ। अमित ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और वहीं पर कैंडल और माचिस ढूंढने लगा। अब रुकिए, हमें पता है कैंडल्स कहाँ हैं। सोनम आहिस्ता से आगे बढ़ी और कैंडल और माचिस निकालकर अमित को थमा दिया। अमित ने कैंडल लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़रें सोनम के चेहरे पर अटक गई। सोनम के चेहरे पर टपकती हुई पानी की बूंदें उसके खूबसूरत से चेहरे को और भी सुलोना बना रही थी। सोनम ने अपना एक आंख ऊपर करके अमित से इशारों में पूछा कि क्या हुआ। अमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कैंडल को टेबल पर रखा और मुड़कर सोनम की तरफ खड़ा हो गया। अगर आज रात ये लाइट ऑफ ही रहे तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अमित ने सोनम के चेहरे पर चिपक रही उसकी 2-3 गीली बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं साहिब, पर हमारी भी एक शर्त है। सोनम उसके हाथों को अपने गाल पर सटाकर बोली। बताइए। सोनम का इस तरह से अपनापन जताना उसके व्याकुल और अशांत मन को बहुत ही शांति दे रहा था। आप हमारी तरफ से मुंह फेर कर नहीं सोएंगे? वो हमें अंधेरे में ना थोड़ा सा डर लगता है, सोनम ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बस इतनी सी शर्त मंजूर है प्रिंसेस। वैसे मैं तो आपको देखते हुए भी पूरी रात बिता सकता हूँ, पर ऐसा ना करने का वादा आप मुझसे पहले ही ले चुकी हैं।
तो फिर ये प्रॉमिस है कि मैं आपकी तरफ से मुंह फेर कर नहीं सोऊंगा। वैसे भी धर्मपत्नी जी, सोने के लिए आंखों में नींद आना बहुत ज़रूरी है, और जब आप मेरे पास होती हैं तो बस मेरा तो एक ही मन करता है आपको अपलक निहारते हुए अपनी रूह में उतारने का। अमित ने सोनम के पानी से भीगे हुए चेहरे को अपने हथेलियों में समा लिया था। सोनम अमित की आंखों में देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही थी, पर शायद उसकी हवा और उसके अल्फाजों के बीच एक दीवार बनी हुई थी। पर वो डेविल ही क्या जो अपने एंजल के मन की बात न समझ पाए। और जब मौका सोनम के आंखों में झाँक कर उसके हाल दिल का जानने का हो, तो फिर अमित रघुवंशी कैसे पीछे रह सकता था। कह भी दीजिए अब जान, जो बात आपके होठों तक आकर अब रुक गई है, कह दे। सच में? सोनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करते हुए अमित की तरफ देखा। या सोनम ने अमित को बेड पर बैठाया और खुद उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बेड पर बैठ गई। जान, आप ऐसा क्या कहने जा रही हैं जो? अमित इससे पहले कुछ और कहता कि सोनम नज़र उठाकर अमित को देखने लगी। मतलब मुझे डर लग रहा है। अमित ने शरारती अंदाज में अपनी अधूरी बात पूरी की। साहिब, हम चाहते हैं आप वो। सोनम के सलोने मुखड़े पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी थी। हालांकि सिर्फ लाइट ही ऑफ थी कमरे की, एसी बराबर चालू था, पर फिर भी डेविल के सामने उसकी एंजल को कुछ भी बोलने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही थी। बोलिए जान, मैं सुन रहा हूँ। अमित ने उसके कांपते हुए हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। सोनम ने अमित हाथ की एक उंगली अपने हाथ में थामी और उसे अपने गले में पहने हुए लाल कलावे में ले जाकर फंसा दिया। अमित एक बार को तो चौंक गया कि सोनम ये क्या कहना चाहती है। हमारे लिए एक मंगलसूत्र ले आइए साहिब, आपके साथ साथ अब ये हमें भी बहुत चुभने लगा है। सोनम ने शर्म और घबराहट से सुपर ट्रेन से धड़क रहे धड़कनों को संभालते हुए कहा। सोनम के साहिब अपनी धर्मपत्नी जी की इस अनूठी चाहत पर मन ही मन मुस्कुरा उठे थे, पर वो अपने मन की मुस्कुराहट को सोनम के सामने जाहिर नहीं कर सके। किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अमित ने पूछा। नहीं, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा है, पर हमें। सोनम के कुछ आगे कहने से पहले ही अमित ने उसे अपने गले से लगा लिया था। अब वो सोनम के मन के उस भाव को समझ गया था जो सोनम अब भी उसे कह नहीं पा रही थी। आप तैयार हैं इन सब के लिए? अमित सोनम के कान से अपने होठ सटाए बैठा था और सोनम को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके कान में कोई मीठी मीठी शहद घोल रहा है। अभी जब आप हमारे लिए इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं अकेले, हमारे लिए खुद को भूल बैठे हैं, आपके दिन का चैन और रातों की नींद खो गई है। हमारी वजह से आप पहले की तरह न तो खुलकर जी पा रहे हैं और न ही खुद को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी बेचैनी, आपकी तकलीफ, आपकी सारी मुश्किलें सिर्फ मेरी वजह से है। हम पर कोई आँच आए, कोई परेशानी हमें छू कर भी नहीं गुजर जाए, इसके लिए आप सारा दिन और सारी रातें आंखों आंखों में ही गुजार देते हैं। सोनम की आंखों से आंसू बह रहे थे और अमित की आंखों में भी सोनम के दर्द छलकने लगा था। जब आप हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या हम आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? सोनम अमित के कंधे पर अपना सर रखे अपने दिल की व्यथा बता रही थी, जिसकी सच्चाई थी उसकी आंखों से निकल रहे आंसुओं की अनबरत धारा जो अमित के टी शर्ट को भिगोए जा रही थी। सोनम, मैंने अभी तक जो कुछ भी आपके लिए किया है और जो कुछ भी आगे करूंगा वो मेरा फर्ज है, एक पति का अपनी पत्नी के लिए। इसमें मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता। अमित उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे बोल रहा था। और ये भी हमारा फर्ज है कि हम आपकी खुशियों का ध्यान रखें साहिब। सोनम ने आंसुओं से भरी निगाहें अमित के चेहरे पर टिका दिया था। अमित की आंखों से एक कतरा आंसू निकलकर सोनम के गुलाबी रुखसारों पर गिर पड़ा। यार, आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग सपोर्ट करें मुझे प्लीज़।